न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और साथ में डिंपल यादव भी थी। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ काफी सारे मुद्दे उठाए, लेकिन फंस गए एक मुद्दे पर। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए। उनमें से एक पत्रकार ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि भाई, जो मौलाना साहब ने डिंपल जी के लिए बोला था उस पर उनका क्या कहना है। अब वो बेबाकी से कह रहे थे भाई बेबाकी से बोलना चाहिए सबको, लेकिन जैसे ये सवाल आया तो उन्होंने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई मोदी पर नहीं पूछोगे, इस पर नहीं पूछोगे, उस पर नहीं पूछोगे, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। उधर डिंपल यादव से भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने भी एकदम चुप्पी साध ली इस मुद्दे पर। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर जमकर एक तरीके से बैशिंग चल रही है अखिलेश यादव की कि भाई जब मौलाना साहब पर बोलने की बारी आती है, एक धर्म पर बोलने की बारी आती है, तो वोट बैंक ही मुद्दा होगा, अब और क्या हो सकता है। तो आप चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन सनातन को लेकर, स्मैश द पैट्रियार्की को लेकर के लगातार पिछले एक हफ्ते से जमकर बयानबाजी चल रही है। और इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बयान आता है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का, जिन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया राहुल गांधी तो हिंदू धर्म के ही नहीं हैं, अगर होते तो इस तरीके से मनुस्मृति और सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके की बातें नहीं बोलते। और भी बहुत कुछ उन्होंने आग उगली है। तो अब बीच में सवाल यह है कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव है, राहुल गांधी से भी सवाल पूछे जाएंगे, डिंपल यादव से भी और अखिलेश यादव से भी। तो क्या वहां पर भी राम मंदिर पर हमला, फिर सनातन धर्म पर हमला, और जिस तरीके से हिजाब को लेकर चुप्पी है लेकिन मनुस्मृति को लेकर बातचीत हो रही है, इस दोगलेपन पर क्या कुछ जवाबदेही होगी या नहीं होगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बयान देखते हैं। डिंपल जी, आपसे एक प्रश्न है। 2025 का एक विवाद है जो हमें भी नहीं अच्छा लगा जब वो बोला गया। एक मौलाना जी ने आप पर टिप्पणी की थी। आज तक सर बात करोगे, लो इनमें पूछो द मॉन्क हू वुड सक्सीड मोदी, इस पे नहीं पूछोगे। नहीं सर, बोला गया, वो हमें भी खराब लगा इस तरीके से बोला। मॉन्क हू वुड सक्सीड मोदी, ये नहीं पूछोगे। And he gets up at 4 a.m. from his hard wooden bed. हम सबने ठान लिया था कि 20 तारीख को हम इस आंदोलन में ज़रूर हिस्सा बनेंगे, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सब एक मत होती है और कई ऑपोजिशन पार्टीज इस मत के लिए नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने हमें परमिशन दी। अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते। हो सकता तभी भी जाते, युवा लोग हम यही सब ठान के बैठे हुए थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने हमें परमिशन दी। लड़ाई देश के अंदर दो विचारधाराओं की चल रही है। एक का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं और एक का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, और ये लड़ाई विचारधाराओं की है और ये देश के बदलाव की लड़ाई है। इस बदलाव की लड़ाई में सब कोई इधर सहयोगी होगा, कोई इधर सहयोगी होगा, लेकिन लड़ाई बिल्कुल साफ है और लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा रही है। खबरदार राहुल गांधी, इस बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो तुम उसको बैठ करके समझ सकते हो, लेकिन खबरदार जो हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में दोबारा तुम्हारे मुंह से शब्द निकला, ठीक नहीं होगा। हम साफ साफ आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं। उनके कांग्रेसी लोग भी सुन लें, ये नहीं चलेगा। आपको हमारे धर्म के ग्रंथ के बारे में विपरीत बोलने का अधिकार नहीं है। आप अपने अपने ढंग से पालन करिए, आपका पता ही नहीं चलता कि आप किस धर्म के हैं। यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं। पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना।
और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था। और इस सब के बीच ना आज एक और बात हुई, झूठ की गूंज। एक तरीके से वेबसाइट आईआईटी मद्रास की एक छात्रा ने लॉन्च कर दी और उसमें एक एक करके बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से छात्रों की गूंज पुणे में जो बातें कही, उन सब में कितने झूठ बोले गए। ये भी एक छात्रा की तरफ से, एक जेनजी की तरफ से आया है। तो चलिए जरा मेहमानों का रुख करते हैं। पवन पटेल जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। समीर चौगाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, 4 बार की सांसद हैं डिंपल यादव जी। 2012 से लेकर अब तक 4 बार वो चुनाव जीत चुकी हैं। सवाल उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी जगह अखिलेश यादव ने माइक ले लिया। अब ये सब चीजें भी तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं कि आपकी पार्टी में क्या इज्जत है महिलाओं की। अगर वो इतनी सक्षम थी ना कि वो जवाब दे सके, अगर उनकी बेइज्जती हुई है, मौलाना ने उनके खिलाफ कुछ बोला उनके कपड़ों के आधार पर, लेकिन माइक लेकर अखिलेश यादव बोलने लगे और बोलने भी नहीं दिया उनको। रीमा जी, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके पहले चूंकि काफी पुराना मामला हो चुका है, मौलाना ने जो बोला था उसका जवाब उनको हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दे दिया और नेताओं ने भी समय समय पर उसका जवाब दिया है। अब उसी विषय को लेकर के किस मानसिकता से सवाल पूछा जा रहा है। आज जब उस दिन प्रेस हो रही थी, प्रेस के लोगों से मिल रहे थे, तो महिला एम्पावरमेंट की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए हम लोगों ने 12 से 17 में क्या काम किया है और आगे आने पर क्या करेंगे, उस पर चर्चा हो रही थी। तो लेकिन कुछ लोग जो एक दूसरी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, समाज को बांटने वाले लोग, वो इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं जिससे मुख्य मुद्दे भटक जाए। वो इसलिए, बाकी सामान्यतः उन्होंने बोला और समय जवाब देते, पार्लियामेंट से लेकर के लोग देख रहे हैं। कभी कोई ऐसी समाजवादी पार्टी में रोकने का कि क्या बोलना है, इसे हमारे यहाँ नहीं होती, सब स्वतंत्र है। और हमारे यहाँ से ज्यादा क्या स्वतंत्रता होगी। और जगह पे तो तमाम, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हुई है क्या, या कहीं किसी मामले पे उनको एड्रेस करते हुए आपने देखा है? सारे सवालों को डिंपल जी देती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि आप मुखर होकर बोलिए, ये आपने नहीं ध्यान दिया। उन्होंने खुद कहा कि मुखर होकर के हर सवालों का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दूर की बात है, महिला कब बनेगी आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष? अभी तो फिलहाल सवाल उनसे पूछा गया, लेकिन माइक ले लिया अखिलेश यादव ने। इसका सीधा जवाब नहीं दोगे आप? अगर बेइज्जती हुई हम सीधा तो जवाब दे रहे हैं। बेइज्जती जिसकी हुई उसको तो जवाब देने का अधिकार है ना डिंपल यादव को। नहीं रीमा जी, जब संयुक्त प्रेस में सब लोग बैठे हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तो सवाल का जवाब अगर आएगा तो जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब वो भी दे सकते हैं। इसमें कोई उन्होंने नहीं गलत किया और आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुखर होकर के सवालों के जवाब दिया करिए। और आप खुद देखिए डिंपल यादव अभी तक, डिंपल यादव ही मुखर नहीं हो पाई तो बाकी महिलाओं को क्या मुखर कर पाएंगे? वो प्रेस जो थी वो आधी आबादी के लिए थी। हम लोगों ने कहा कि हम सरकार में आएंगे। बाबा धर्मेंद्र जी, आधी आबादी में ही तो डिंपल यादव आती हैं। आधी आबादी नहीं है कि डिंपल यादव जी ने लॉन्च किया, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है। जना जो कि हम सरकार में आएंगे, 40,000 रुपए देंगे सालाना आधी आबादी को एम्पावर करने के लिए। नहीं कर पाएंगे तो 40,000 क्या करेंगे महिलाएं लेकर के, जब इज्जत ही नहीं दे पा रहे? नहीं, देखिए हमको इज्जत भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ों नहीं लेना है। रीमा जी, आप देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में क्या हो रहा है, इनके नेता क्या कर रहे हैं। अब वो हमसे न खुलवाए, हालांकि तमाम लोग जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले टीवी चैनलों पे कौन सा बीजेपी क्या कर रही है? मैंने तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें पत्रकार जो कि पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, जो कि निष्पक्ष होते हैं, उन्होंने एक मासूम सा सवाल पूछा जो आज के मौजूदा हालात में बहुत ज्यादा गंभीर और जिस तरह से राहुल गांधी ने, आपके सहयोगी ने बोला, बहुत ज्यादा पेचीदा सवाल नहीं था, वो बहुत ही आसान सवाल था। पुराना हो, कोई भी मामला हो, लेकिन आज की डेट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें ये पूछना जरूरी था। मनुस्मृति पर तो आप लोगों ने पूरा एकदम क्या क्या सुना दिया, लेकिन अगर डिंपल यादव को एक मौलाना ने इतनी चीप बात कही है तो उस पर तो जवाब वो दे सकती थी ना। अरे ये आज नहीं कही, इस पर जवाब भी उसको मिल चुका है मौलाना को। कई बार हम लोग जवाब दे चुके हैं।
किसी को भी देखिए, वो मौलाना क्या कहे, मौलाना को जवाब दे दिया, क्यों बार बार हमसे वो सवाल पूछ रही हैं? मैंने कहा मौलाना को हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको उसी की बात हम जवाब दे दिया। हम लोग आधी आबादी की चिंता करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। अगर मौलाना कुछ बोले तो जवाब कार्यकर्ता देंगे, और अगर सनातन धर्म पर टिप्पणी करनी हो, मनुस्मृति पर टिप्पणी करनी हो, हिंदू धर्म को लपेटना हो, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोलेंगे। ये सही नहीं रीमा जी, क्या राजू दास जी ने जो टीवी बोला उसी की भाषा में कोई जवाब दे तभी जवाब माना जाएगा? अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई गलत बात कहे तो आपके चैनल बैठा हो, अगर कोई खुदा न खास्ता इसमें कोई पैनलिस्ट साथी ऐसे शब्द का प्रयोग कर दे जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, गाली किस श्रेणी में आता है, तो क्या आप चाहती हैं कि उसका जवाब हम लोग भी गाली में दे? मैं तो कुछ चाहती नहीं, मैं तो ये चाहती थी डिंपल यादव से सवाल पूछा, वो एक जवाब दे के खत्म कर दी मुद्दे को कि हाँ मैं इसका डिंपल जी ने पार्लियामेंट में भी नहीं, डिंपल जी ने जब उस समय जब घटना हुई थी तो उस समय भी उसका जवाब दिया था, और उसके बाद टीवी डिबेट के लाइव शो में भी मौलाना को जवाब दिया गया, समय समय पर हम लोग जवाब दिए। ठीक है, डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी से भी जुड़ गए हैं, उनसे जरा जवाब लें। लेकिन समीर चौगावकर जी, पहले मैं जरा आपका रुख करूंगी। अखिलेश यादव ने एक और बात बोली, जो बात यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह बोल रहे हैं ना कि वो पत्रकार बीजेपी का पत्रकार था, उसने ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे, वैसे सवाल क्यों नहीं पूछे, उससे अखिलेश यादव ने भी कहा कि मोदी पर क्यों नहीं पूछोगे सवाल, डिंपल यादव पर क्यों सवाल पूछोगे, मौलाना पर क्यों पूछेंगे? तो उसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि भैया जो हमारी न्यूज नहीं चला रहे हैं, हमारी सरकार आने पर वो सारे पत्रकार जांच के दायरे में आएंगे। तो ये क्या चल रहा है? देखिए रीमा, आज अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जो पत्रकार वार्ता ली थी उसमें महिलाओं की आधी आबादी के लिए हक की बात कर रहे थे। कितना अच्छा होता है अगर अखिलेश यादव और डिंपल यादव के सामने ये घोषणा करते हैं कि महिलाओं के लिए परिसीमन का हम समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आधी आबादी को सीटें बढ़ने वाली और 33% आरक्षण देश की महिलाओं को मिलने जा रहा है। तो महिलाओं का समर्थन करते हुए हम परिसीमन बिल का समर्थन करने वाले हैं। ये अखिलेश यादव ने किया क्या? महिला अधिकार की बात कर रहा है लेकिन परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं को 33% सीट नहीं दे रहे। अखिलेश यादव मौलाना पर नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव मुसलमानों पर नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव मंदिरों पर बोलेंगे। मंदिर को लेकर अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, और अब तो सुना है मैंने और देखा भी है कि आजकल तो माथे पर टीका तिलक लगाकर वो पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, मतलब टोपी भी पहनी हो और माथे पर टीका भी अखिलेश यादव ने लगा के रखा हुआ है। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनका वोट बैंक क्या है। वो मौलाना को नाराज नहीं कर सकते, वो मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकते। उनका एमवाई का जो समीकरण है, वो जो मुसलमान और यादव वोट बैंक है, उसी की तो राजनीति करना है। इसलिए वो वक्फ बिल का विरोध करेंगे, इसीलिए वो कह देंगे, मुसलमान कह देगा कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरा ही गाएंगे, बाकी हम नहीं गाएंगे। तो अखिलेश यादव कभी नहीं कहेंगे कि नहीं 6 अंतरा गाना चाहिए। जब कांग्रेस कहेगी कि कानून बनने के बाद भी हम 2 अंतरा ही गाएंगे, तो अखिलेश यादव उसका समर्थन करेंगे, इमरान मसूद विरोध करेंगे, समाजवादी पार्टी के मुसलमान सांसद विधायक विरोध करेंगे, अखिलेश यादव कहेंगे हाँ। समीर जी का ऑडियो थोड़ा सा ठीक कीजिए जरा, समीर जी का, लेकिन क्विक रिएक्शन दीजिए धर्मेंद्र जी जल्दी से। नहीं, समीर जी ये नहीं बताएंगे कि ये जिन्होंने कभी महिला आधी आबादी की इज्जत नहीं की, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। आदर्श जोड़ी आदरणीय अखिलेश यादव, डिंपल जी पार्लियामेंट में डिंपल जी की आवाज नहीं घर बैठ के नहीं, वो तो पूरा देश देख रहा है। इनके जब भी इनसे सवाल होगा, आज महंगाई क्या है, आज किचन में जो है चीनी पहुंच नहीं पा रही, त्योहार का सीजन है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तेल में जो है इथेनॉल मिला के गाड़ी मोटरसाइकिल खराब है। जब सवाल पूछे तो ये वंदे मातरम पर और समीर सिंह जी, आधी आबादी की आप सिर्फ बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जो करना होगा वो हम करेंगे आधी आबादी के लिए। आप लोगों ने उनको धोखा दिया है। नहीं, देखिए रीमा जी, समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, लड़कों से गलती हो जाती है। एक बलात्कार के केस में उन्होंने बयान दिया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती, जो बलात्कार को जस्टिफाई करने वाली पार्टी और नेता। दूसरी चीज मैं कहता, अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिंपल यादव जी, बहन डिंपल यादव जी सांसद हैं। जिस मौलाना की आप बात कर रही थी कि मौलाना ने जब सवाल किया था, तो अभी धर्मेंद्र जी जवाब दे रहे थे कि हमने उनको उसके भाषा में जवाब दिया। जवाब क्या दिया था रीमा जी, आप जानती हैं? नोएडा के अंदर एक लाइव चैनल के डिबेट में मौलाना की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पिटाई की थी। ये गाली नहीं देते हैं, ये पीटते हैं सही सवाल खड़ा करने का।
ये मारते हैं, ये गुंडों की पार्टी है, वो लाइव नहीं गुंडों, ये राजू दास ने जो किया टीवी पर वो कहते हैं राजू दास कोई बीजेपी के नेता नहीं है। एक मिनट, राजू दास कोई बीजेपी के नेता नहीं है। राजू दास किसी पद पर नहीं है ना, वो बीजेपी के नेता। बार बार राजू दास का नाम क्यों ले रहे हो? रुकिए, बीच में नहीं भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने टिकट मांग चुके हैं। बीच में नहीं। खराब आदत है, बात को पूरी होने दीजिए। ये बीच में चिल्लम चिल्ली मत करिए, बात पूरी होने दीजिए। आप अपने समय में बात करिए, हम अपने समय। रीमा जी अभी ये कह रहे थे कि साहब चीनी का दाम बढ़ गया। यह समाजवादी पार्टी की सरकार में तो शुगर मिल, उत्तर प्रदेश की 20 शुगर मिल इन्होंने बेच दिया। हम 17 में सरकार में आए तो हमने रामाला शुगर मिल, जो चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 500 करोड़ रुपया देके उसकी क्षमता बढ़ाया। हमने उत्तर प्रदेश में शुगर मिल चलाया। हमने बहनों की चिंता की। आज उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर हम रहते हुए हमने महिलाओं की चिंता की, हमने बहनों की चिंता की, हमने माताओं की चिंता। इनकी सरकार का सबसे बड़ा मंत्री गायत्री प्रजापति, जो आज भी जेल में है, वो बलात्कार के केस में कब जेल गया जानती है रीमा जी? खनन मंत्री था। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई। आनंद सेन यादव अयोध्या के सांसद रहे, मित्र सेन यादव इनके पार्टी के बड़े नेता थे, बलात्कार के केस में सालों साल जेल में रहे। किरणपाल सिंह, कितने नाम गिनाओ, 1 दर्जन मंत्रियों का इनकी सरकार में बलात्कार के केस में इस्तीफा हुआ था रीमा जी। और ये महिला की बात करते हैं। जब डिंपल जी पर कोई मौलाना सवाल करता है तो मौलाना की पिटाई करते हैं, और जब किसी सामान्य लड़की की बात आती है तो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये कैसी परिभाषा है रीमा जी? बोलिए भाई, ये लोकतंत्र की परिभाषा। पवन पटेल जी के पास भी जाना है, बोलिए। समीर जी जब इनसे चीनी की महंगाई की बात कर गई तो ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों आपने चीनी महंगी की, क्योंकि गरीब का पैसा, गन्ना किसान का दाम तो नहीं बढ़ा गन्ना का, लेकिन चीनी आप बाहर करके महंगाई बात करें। फिर महिलाओं का मुद्दा हटा दिया ना। नहीं मैं महिला पर ही आ रहा हूँ, मैं इनकी बात बता रहा हूँ। चीनी मिल के उद्घाटन बता रहे हैं, किस तरह बेच करके जानबूझ करके फैब्रिकेटेड चीनी महंगी की गई, किसान को, मध्यम वर्ग को न मिले। महिलाओं की इज्जत की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपने घर की महिला को नहीं दे पाए। समीर जी महिलाओं को कर लो। अरे महिलाओं पे अभी तो आपको चिल्लम चिल्ली लग रही थी, अब ये है आप सुनना नहीं चाह रहे। जो अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं दे पाया, आपकी पार्टी, भाई सुन लो, आपकी पार्टी का नेता राजू दास माँ बहन की क्या इज्जत किया टीवी सबने देखा। आपकी पार्टी कार्यालय में क्या होता है सबने देखा। गलत बयानी मत करिए धर्मेंद्र जी, गलत बयानी मत कीजिए ना। राजू दास बीजेपी के कोई नेता नहीं है, वो हनुमानगढ़ी की आपकी पार्टी में, अरे सुन उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो गलत है, आपकी पार्टी से गलत झूठ मत बोलो ना चैनल पर बैठकर। नहीं झूठ नहीं रीमा जी, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी से मेयर का टिकट मांग रहा था, आपने नहीं दिया। आपकी पार्टी का वर्कर है, सारे चैनल आप कहिए चैनल पर राजू दास का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो बोल तो रहे हैं। आपकी पार्टी में गोंडा बोल तो रहे हैं, आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा क्या आपको? अरे मैंने कहा ना वो भाजपा के नेता नहीं है। अच्छा गजब की बात हो रही है, वैसे कहां से कहां पहुंच गए ना धर्मेंद्र जी। बात गायत्री प्रजापति की हो रही है, बात अबू आजमी की हो रही है, बात आजम खान के बयानों की हो रही है, राम गोपाल यादव के बयानों की हो रही है, मुलायम सिंह यादव के बयानों की हो रही है। महिलाओं के ऊपर, उन पर नहीं बोलोगे आप। राजू दास को आपने पकड़ के ले लिया है कि बस उन्हीं की बात करनी है। राजू दास ही नहीं, मैं एक लंबी श्रृंखला रीमा जी बता रहा हूँ। इनके यहाँ गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कार्यालय पर क्या हुआ पूरे देश ने देखा। महोबा की महिला नेत्री ने क्या कहा इनके नेताओं पर आपने पूरे देश ने देखा, सारे चैनलों चला। बलिया के भाजपा नेता ने क्या किया सबने देखा। आप अपनी पार्टी की बात नहीं करोगे ना, बीजेपी का गिनाओगे सब। ये महिलाओं की बीजेपी का जवाब देने के लिए तो समीर सिंह बैठे हैं ना, आप अपना तो बताओ पहले। रीमा जी सुनिए तो, महिला इंपावर्ड के लिए हमारे नेता जो हमारी सरकार थी तो समाजवादी पेंशन योजना लेकर के आए और करके दिखाए। 55 लाख महिलाओं को मिलता था। हमारी जब सरकार थी कन्या विद्याधन समीर सिंह और प्लीज अब बीच में मत बोलिएगा धर्मेंद्र जी, अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक है? नौजवान और बच्चियां ये कह रहे बच्ची स्कूटी जवाब समीर सिंह जवाब बांटे हो, ठीक है? तो बताएं कितनी स्कूटी इन्होंने बच्चियों को दिया। समीर सिंह जी ये तो उसको इनके बीच में नहीं धर्मेंद्र जी, फिर म्यूट करना पड़ेगा, आवाज बंद करनी पड़ेगी। थोड़ा धैर्य रखो, सुन लो, जवाब ले लो। रीमा जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो योजनाएं बनती थी वो उनके लोगों के लिए बनती थी। हमारी सरकार में, चाहे वो माननीय मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, हम योजना समाज
के लिए बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बनाते हैं। अब मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, आपको ध्यान में होगा, क्यों हुआ था जानती हैं? 2 बहनों को छेड़ने के आरोप में मंजिल सैनी उस समय वहां एसएसपी थी, उन्होंने 2 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उनको छुड़ाने के लिए आजम खान ने मंजिल सैनी का ट्रांसफर कराया और उनको लाकअप से छुड़ाया। उसको लेके, उनकी दरिंदगी को लेके समाज में आक्रोश था और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। 50,000 लोग विस्थापित हुए थे। इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान के कुकर्मों के नाते वो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, ये योजनाओं की बात बता रहे थे, आप जब सरकार में थे तो मुसलमान की बेटी को 1 भी रुपए नहीं। आप ठीक है, फ्रीज हो रहा है फ्रेम, जरा ठीक करते हैं इसको। पवन पटेल, किस तरह से आधी आबादी विश्वास करेगी आप लोगों पर? ऐसा कौन सा काम कर दिया? नहीं, 3% वोट मिले हैं पवन पटेल जी। रुकिए, अब पवन पटेल जी 3% मिले थे वोट कांग्रेस पार्टी को आधी आबादी के। बोले अब हम देखिए, जैसे आप मंत्रमुग्ध होकर समीर जी को अरे भाई, शुरुआत से ही आप तो ऐसे बोलने लग जाते हो। अरे हम बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने तमाम चीनी शक्कर मिल का उद्घाटन कर दिया, आपने एक बात नहीं टोकी। और जब समीर जी बीच में बोल रहे तो उनको एक बार नहीं बोला आपने। तो इसी तरह मेरा भी सुन लीजिएगा, जहां पे गड़बड़ होगी उसके बाद बोलिएगा। अब आधी आबादी की बात करते हैं। आधी आबादी का जब 2023 में बिल पास हो चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बात पूछना चाहिए? जो बिल पास हो हुआ है 2023 में, जो बिल पास हो चुका है, जिसके लिए सारे विपक्ष ने बोला कि आज जितनी सीट है उतने लागू कर दो, तो आपने इसको परिसीमन और जनगणना के साथ क्यों रोका? आपके मुंह में दही जमेगा, आप ये शब्द नहीं पूछ सकती, भाजपा से नहीं पूछेंगी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, जिसका कोई व्यक्ति अरे पवन पटेल जी, अरे पवन पटेल जी, अरे जब बोल रहे हैं बिना पवन पटेल जी क्यों? जितनी सीट है, अब कौन बोल रहा है बीच में? आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, आप उसको नहीं बोलेंगे कि चुप रहो। मुझे पता आप नहीं बोलेंगे कि चुप रहो। अब आपने तो कह ही दिया है ना, आपने कह दिया है, मेरे मुंह में तो दही जमी हुई है, आपने बोला ना अभी। जब दही जमी हुई है तो मैं कैसे रोकूं उनको? की जो बात कर रहे हैं तो वो बोलेंगे बीच में। जब मेरे मुंह में दही जमी है आपने कहा है, तो मैं कैसे रोक सकती हूँ किसी को? सब बोलो बीच में। समस्या है। अभी आप जब धर्मेंद्र ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, आपके मुंह में दही जमी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या तो आराम से बात कर लो। तब आपने धर्मेंद्र जी को इस तरीके के बयान दोगे तो मैं कैसे बोलूंगी? मुझे चुप ही रहना पड़ेगा फिर तो। दही जमी हुई है। समीर जी को आपने एक बार भी नहीं रोका कि तो ऐसे बयान क्यों देते हो फिर? ऐसे बयान क्यों दे रहे हो आप? का बयान दे दिए, क्यों बोल रहे हो टिशन में पहुंच गए। अब ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए ना। आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए। चलिए बोलिए। मैं अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहा हूँ, वंदे मातरम में पहुंच गए। आप हमको ऐसा बोलते पवन पटेल जी झूठ मत बोलना। तो मेरा समस्या इस बात की, झूठ बोलने का पैसा तो भाजपा ने करा रखा है, झूठ बोलने का ठेका तो भाजपा ने ले लिया है। हम कहां से झूठ बोल सकते हैं? कंटेंट देखिए, जो आधी आबादी वाला सच जो है ये है। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 1989 में 33% महिला आरक्षण दिया। आज 15-20 लाख जो महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है, राजीव गांधी जी की देन है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कम से कम एक आध बार बोल देना चाहिए। तो ये आधी आबादी को लिंगदान शाहबानो का किसने किया था? करके शाहबानो का तो याद है राजीव गांधी का। भाई आप चुप रहिए। एक सेकंड समीर जी, अपनी बारी में। समीर जी एक सेकंड, आ रही हूँ समीर जी, कंप्लीट करने के पास आज जवाब कुछ बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वंदे मातरम में अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है वंदे मातरम का कि हम उसका जवाब दे पाए। महंगाई बेरोजगारी से कोई किसी भी गोदी मीडिया को हिम्मत नहीं कि उससे प्रश्न पूछ ले। किसी गोदी मीडिया से हिम्मत नहीं है कि आज आप पूछो कि बिना बुलाए तुम बिरयानी खाने क्यों चले गए थे, तुम जिन्ना की मजार में चादर क्यों चढ़ाए थे, तुम जिन्ना के साथ समझौते करके सरकार क्यों बनाए थे, क्यों सिंध की विधानसभा में जाके पार्टी रुकिए पवन जी, अभी तो देखिए समीर जी भी, दोनों समीर जी हमारे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने इतने सारे मुद्दे एक साथ गिना दिए। आप पाकिस्तान भी पहुंच गए, आप आरक्षण भी पहुंच गए, आप आधी आबादी भी पहुंच गए, फिर वंदे मातरम भी पहुंच गए, चीनी का भी आपने गिना दिया, पता नहीं कितने सारे मुद्दे गिना दिए। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही किस किस का जवाब देना होगा इनको। समीर जी बोलिए, समीर चौगावकर जी। हाँ, अब उद्घाटन पर पहुंच गए। अब रुकिए एक मिनट, अच्छा रुकिए एक सेकेंड। अच्छा बस, अब सुन लीजिए,
अब मैंने मुस्लिम हिंदू की बात अब मुस्लिम हिंदू पर आ गए, छठा पॉइंट भी आ गया आपका। अब रुकिए 1 मिनट, चलिए समीर चौगावकर जी। गजब। देखिए रीमा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन जी बता रहे थे राजीव गांधी की उपलब्धियां, तो राजीव गांधी की वो उपलब्धि भी बता देते कि सावन प्रकरण में किस तरीके से 100 रुपए का गुजारा भत्ता मिलना था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चलेगा और उस मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिलने नहीं दिया, क्योंकि मुसलमानों के जो ठेकेदार थे उन लोगों ने बताया कि आपको मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा। तो 1937 से वंदे मातरम के समय जो मुसलमानों के सामने झुके, वो राजीव गांधी भी उसमें झुके, और 2026 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी झुके कि मुसलमानों के वोट हमको चाहिए। तो 1937 में जो कांग्रेस जिन्ना के सामने झुकी थी, सरदार पटेल झुके, महात्मा गांधी झुके, जवाहरलाल नेहरू झुके, क्या बोल रहे हो? अरे ऐसे नहीं होता ना पवन जी, रुकिए, मैंने उनको भी रोका था आपकी बारी में। अब रुकिए 1 मिनट, पवन जी अपनी बारी में बोलेंगे, आपको भी मैंने उनको भी टोका था, अब रुक जाइए 1 मिनट। थोड़ा डीके शिवकुमार कर्नाटका के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकारी कार्यक्रम में भी सिर्फ 2 स्टेंजा बजाए जाएंगे, जबकि कानून बन गया है कि सरकारी कार्यक्रम होगा तो पूरा वंदे मातरम का गान होगा, लेकिन डीके शिवकुमार कहते हैं कि हम सिर्फ 2 बजाएंगे। तो ये बताता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस किस तरीके से कर रही है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर मुस्लिम वोटों की जो राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पप्पू यादव को एक संत की ड्रेस पहनाकर जिस तरीके से साधु संतों का पान और बकौल समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर उड़ाया था, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को ध्यान में रखेगी कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, राम मंदिर में चोरी कर लिया, मंदिर बनाने का विरोध किया, चुरा लिया आपने, उस पे क्या होगा? अच्छा ठीक है, ओके, अब सवाल सुनिए पवन पटेल सवाल सुनिए। अरे भाई आपकी आवाज नहीं जा रही, अब सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। समीर जी बोलने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। राम को आस्था, अरे चंदा चोरों में कुछ बता दीजिए, कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले बता दीजिए, गिरफ्तार हो गए 8 लोग, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पवन पटेल जी आपके लिए सवाल है। अनिल मिश्रा, संपत, धर्मेंद्र जी आप अपने ही सहयोगी के बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? रुकिए ना 1 मिनट। पवन पटेल जी, राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, ये बात शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही है। उन्होंने कहा ये हमारे धर्म का ही नहीं है, इसको हमारे धर्म के बारे में पता कैसे होगा? मनुस्मृति पर अगर आज के बाद कुछ बोले राहुल गांधी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बताओ, आप इस पे जवाब दे दो। ये तो आप तो इनकी इज्जत करते हो ना, विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की। उन्होंने ही बोल दिया राहुल गांधी का बॉयकॉट करो। अब बोलूं मैं, अभी समीर जी का पहले जवाब दे दूं। समीर जी ने अभी बोला, सबके लिए बोल दिया उन्होंने। सरदार पटेल वंदे मातरम का विरोध किया, उनके बारे में क्या बोला? महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम के 2 स्टेंजा की बात की, उनके लिए क्या बोला इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या बोल रहे समीर जी? आप सबको बोल दिया आपने। गजब। किस कार्य समिति निर्णय में, किसमें ये निर्णय हुआ था कि 2 स्टेंजा गाए जाएंगे? जिन्होंने निर्णय लिया उनके लिए सब आपने बहुत बड़े शब्द बोले। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बढ़िया, क्या सही बात आपने सही दिशा में बोला, आपके आका लोग सब खुश हो जाएंगे। अब रही बात जो बोल रहा हिंदू मुस्लिम का जो सर्टिफिकेट दे रहा है, उस पर आप कर दीजिए मोदी जी को कि वो SIR में उनको भी बाहर निकाल दें। करिए ना, आपके पास तो सरकार है। गांधी को निकालना है। डिबेट में क्यों करते हो? किसको? राहुल गांधी को बना दो, उसका नियम बना दो। देखिए राहुल गांधी अब वो आंधी बन चुका है ना कि किसी को संभल नहीं रहा है। युवा देखा आपने, अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, ठीक है। राहुल गांधी ने 3 काले कानून वापस कर लिए। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले जातिगत जनगणना कर लिए। वो राहुल गांधी है, वो आंधी को अब कोई नहीं रोक सकता, ना इस डिबेट में बैठ के, ना गोदी मीडिया, कोई भी नहीं रोक सकता उसको। आप देख लीजिएगा इस देश को जिस दिशा में ले गया है, ऑटोमेशन मोड में उसने युवाओं को डाल दिया। आज युवा अपने आप लड़ने पर उतारू। आप कुछ भी बोलते रहो, जो आगे बढ़ता उसके पीछे इस तरह बोलने वाले रहते हैं। हम कहते हैं सरकार आपके पास है, सबसे बड़े अगर खराब आदमी कांग्रेस, सबको अंदर कर दो ना, करो तानाशाही दिखाओ, तानाशाही पे चल रहे और दिखा दो आप। तो मेरा मतलब है कि जो दोहरा मापदंड है ये नहीं होना चाहिए कि जब कोई बिरयानी खाने चला जाए तो कहते वोट के कारण नहीं गए हैं, वो तो परमार्थ करने गए। इतना बुरा लग गया ना हिजाब की बात सुन के, हिजाब और मौलाना जी इनका नाम सुनते ही कितना बुरा लग जाता है। पवन पटेल और धर्मेंद्र जी को हिजाब पर बात मत करो, राहुल गांधी के बारे में बोलने लगते हैं। हिजाब वर्ड से कितनी तकलीफ हो जाती है भाई, मुझे हमेशा बुरा लगता है। जेनजी के ऊपर जब गोली चलवाते हो तो मुझे बुरा लगता है। डॉक्टर समीर सिंह, कर्जा लेते जाते हो तो हमें बुरा लगता है। चुप रहिए 1 मिनट, अब चुप रहिए, गरीबों की गाड़ियों का इंजन खा जाते हो तो हमें बुरा लगता है। बहुत तकलीफ हो जाती है डॉक्टर समीर सिंह। हाँ, हो जाती तकलीफ। मेरे देश के साथ खिलवाड़ करेगा, भगवान राम का चंदा चोरी करेगा तो मिर्ची लग जाती है। अच्छा रुकिए, अब रुकिए ना। भगवान राम को क्यों बीच में ले आते हैं आप? चलिए
डॉक्टर समीर सिंह। नहीं आपका नहीं रीमा जी, इनकी बेचैनी स्वाभाविक है, इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इनकी बेचैनी स्वाभाविक है क्योंकि राहुल गांधी युवराज हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के आंखों के तारा हैं और आज तक वो कोई चुनाव जीत नहीं पाए। अमेठी से हारने के बाद वो वायनाड चले गए और वायनाड से पर्यटन करते हुए लौट आई फिर रायबरेली। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अमेठी से वायनाड के बीच में कोई लोकसभा नहीं थी जहां राहुल गांधी लड़ सकते थे, क्यों गए वायनाड? मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते गए थे, उनको वहां मुस्लिम तुष्टीकरण करना था और उनको लग रहा था कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करके वहां लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अभी हमारे समीर जी कह रहे थे साहबानो केस पर, ये महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। साहबानो केस पर इनका फैसला क्या है, इनका मत क्या है? 3 तलाक पर इनका मत क्या है, ये नहीं बताएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करते हैं, बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं और उस देश के अंदर तंदूर कांड कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी का नेता जिसने एक महिला को जला के काट के तंदूर में जला दिया था, उसका सौभाग्य किसको प्राप्त है? कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है। और कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगेगी रीमा जी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि लाख प्रयास के बाद भी देश की जनता राहुल गांधी को खारिज कर रही है। और मैं कहूंगा कि राहुल गांधी देश के आज तक के सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता है। उनकी गतिविधि, उनका काम, उनकी करनी देश के विपक्ष का नेता बनने के लायक नहीं है रीमा जी। देश के नेता विपक्ष के इस देश के अटल बिहारी वाजपेयी थे। कांग्रेस की सरकार में आपको ध्यान होगा, जनेवा के अंदर जाके उन्होंने सरकार का पक्ष रखा था। राहुल गांधी दुनिया के देशों में जाते हैं तो क्या कहते हैं? भारत का अपमान करते हैं। वो दुनिया के किसी भी देश में गए, उन्होंने भारत का अपमान किया। और एक देश के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे जो उन्होंने जनेवा में जाके देश का सम्मान बढ़ाया था और जनेवा विजेता के रूप में लौट के आए थे। तत्कालीन सरकार ने उनको भेजा था। ठीक है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश जी को भी मिर्ची लगती है। आप उनके कई वीडियो होंगे, वो पूछते हैं अच्छा भाजपा के पत्रकार हो, ब्राह्मण हो, मिश्रा हो, क्या नाम है तेरा? उनकी प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण उनके टारगेट पर होता है। कहते अच्छा मिश्रा हो, बीजेपी को। पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता रीमा जी, पत्रकार होता है। और राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जौनपुर में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार ठीक है ओके एक करके जवाब लेते हैं। पवन पटेल फिर धर्मेंद्र सिंह। पवन पटेल मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश मोदी जी और योगी जवाब ले लेते हैं ये ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे, ऐसे ही भाषाओं का इस्तेमाल करते रह जाएंगे। अरे भाई क्यों इतने ज्यादा आप उत्तेजित हो जाते हो? पवन पटेल क्या हो जाता है आपको? आराम से बात करो ना, सौम्य तरीके से भी बात हो सकती है। बोलिए। अब अभी 1 किलो शक्कर खरीद के आया हूँ। तो देखिए अभी क्या 1 किलो शक्कर खरीदने गया था। क्यों खरीदी आपने? आज क्या है? रक्षाबंधन के लिए लिया क्या? था उसका रेट पता पड़ गया, गाड़ी का इंजन खराब हो गया। रेट पता करने के लिए खरीदने की जरूरत होती है क्या? रेट तो वैसे ही पूछ लो जाकर। अभी जो समीर जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे, क्या हुआ था हाथरस में, क्या हुआ था इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी बोले सबसे कमजोर नेता प्रतिपक्ष, तो क्यों माना उनके निर्णय को? क्यों तीनों काले कानून वापस ले लिया तुमने? क्यों जातिगत जनगणना पे मजबूर हो गए? क्यों फिर से शिव प्रधान जी का इस्तीफा? हर काम उसके हिसाब से मानते जा रहे हो। जनता उनके साथ है, फिर भी बोलते सबसे कमजोर है। अपने आप को मरहम लगाते रहो। अभी क्या बोल रहे हैं? उनसे पूछा, आपको मिर्ची लग रही रीमा जी? उनसे पूछा ना, उनको जवाब देने दीजिए। लेकिन जनता उनके साथ है तो जीत क्यों नहीं पा रहे हो? जीत क्यों नहीं पा रहे हो भाई? काउंटर सवाल है। निवेदन थोड़ा सा तो लगे, काउंटर सवाल है। थोड़ा सा लगना चाहिए। नहीं पा रहे ना, जनता उनके साथ है तो वोट क्यों नहीं दे रही जनता? थोड़ा सा तो लगे जनता को कि दोनों अलग हैं, दो भाजपा के लोग नहीं बैठे हैं। कम से कम इतनी गुंजाइश रखिए, उनको बोलने दीजिए। आप कहते रहो, मैं तो सवाल पूछती रहूंगी। आप कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पूछूंगी सवाल। आप मुझे भाजपा का कहो, आप मुझे बसपा का कहो, आप मुझे सपा का कहो, कुछ भी कह लो, सवाल तो पूछना पड़ेगा। अब बताइए जनता क्यों नहीं है आपके साथ? समीर जी को बोलने दीजिए ना, फिर आप बोलिए ना। बोल लेंगे समीर जी भी, हम क्या करें शो में बैठ के फिर हम ना बोले? नहीं, आप हम लोग को रोकिए जो कर रहे हैं। सवाल भी ना पूछे आपसे, फिर किस लिए? अब ये मोदी जी जाके बोलेंगे कैसा देश,
सपेरों का देश कहाँ में पैदा हो गया? मोदी जी ने कहा की इज्जत बढ़ी। वाह 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 समीर जी, वो नहीं दिखा होगा आपको कि बाकी लोग जाते हैं तो देश का बदनामी करते हैं, मोदी जी कितना क्यों नाम झूठ बढ़ा बोल रहे रहे हैं। हो? वो चीज नहीं आएगा क्यों आपको। झूठ वो बोल चीज रहे हो? समीर जी, आपको याद है कि ऐसा कोई बयान दिया है कि मोदी जी ने भारत सपेरों का देश है? मुझे तो नहीं याद पड़ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत बोल रहे हो आप। लोग हंसेंगे आपकी ये बातों झूठी पर। बात थी। लोग आपको भी पवन जी, आपने बरगलाने की कोशिश की है दर्शकों को, ऐसा कोई बयान नहीं है। समीर चौगावकर जी, मोदी जी ने बोला है क्या ऐसा कुछ? एक सेकंड, किसका बयान नहीं है? अरे रुकिए ना, सुनने दीजिए। समीर जी बोला है कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा कोई बयान नहीं है। जिस बयान को ये तोड़ मरोड़ कर लगातार पेश करते रही है कांग्रेस हमेशा से, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 2014 के पहले जो देश के हालत थे उस पर देश को लेकर शर्म होता है। Exactly. और जो पैदा हुआ होगा ऐसा कुछ बोला ही नहीं था पवन जी, हमेशा झूठ बोलना होता है। धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। करने की कोशिश की है। अरे झूठ बोल रहे हो नरेटिव चला रहा है। धर्मेंद्र आप जी। मीडियम होने के बाद आपको नहीं पता अरे किस तरह झूठ नहीं बोल बोला रहे हो है। आप, क्या नहीं बात बोला कर रहे हो ऐसा। आप? धर्मेंद्र जी, क्यों गलत तरीके से रीमा पेश जी, करो पवन जी? आप रीमा जी, जानते हो उस बात को? क्या गजब है यार, सुन क्या लीजिए, तमाशा गलत है। बोल चला रहे रहे हो हो पवन भगवान। जी, सही सही बातें बोला मुझे करो। मौका दे दी, 1 मिनट मुझे मौका दे दी। अरे सर, 1 मिनट नहीं होता है देखिए, उनको। कितनी अभी देर से तक- मैंने कुछ देखिए 100 की 10 सीधी बात सेकंड, क्या है। 10 सेकंड। अभी तक भारतीय जनता पार्टी हाँ। इंसानों के साथ खेलती थी, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, हर वर्ग को झूठ बोलती थी। इस बार उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा है। अब भगवान राम के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया है, इनका अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। अरे आप क्योंकि लोग भगवान राम का नाम इनके मत लिया टारगेट करो। आ गए। भगवान राम चलो, के भगवान साथ राम पे ही इस चर्चा देश की करते हैं जनता फिर। के आस्था के साथ इन्होंने ब्रेक ले खिलवाड़ लेते किया हैं, है। ब्रेक और के मैं वो बाद वीडियो भगवान आपको राम भेज पर दूंगा। चर्चा मैं करेंगे, मोदी ठीक जी है? का वो वीडियो आपको भेजता ओके हूं। ओके, भगवान राम की बात पर ही चर्चा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं पहले। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change क्या था? Change कर. डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी treat. भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। सोना उठना यूपीआई यूपीआई, खाना पीना यूपीआई यूपीआई, हंसना गाना यूपीआई यूपीआई, रूठना मनाना यूपीआई यूपीआई। बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े, इंडिया कर लेता यूपीआई यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैं सोच तो रही थी मौलाना पर सवाल पूछूं, लेकिन अब इन्होंने, क्योंकि पवन जी ने, धर्मेंद्र सिंह जी, जिक्र कर दिया राम मंदिर का। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल, स्कूल बनवाना चाहिए? गांधी मेमोरियल 44 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ जमीन पर बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ जमीन पर बना है, राजीव गांधी मेमोरियल 15 एकड़ जमीन पर बना है, लेकिन राम मंदिर सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन पर बना है। तो एक तरीके से जो गांधी, नेहरू और फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी मेमोरियल 156 एकड़ जमीन है उनके पास में। क्या उस पर कभी धर्मेंद्र सिंह जी लगा था कि स्कूल, कॉलेज बनवाया जाए, हॉस्पिटल बनवाया जाए? फिर आप कहते हो भगवान राम, भगवान राम, किस मुंह से बोलते हो आप लोग? नहीं, मैं बता रहा हूँ रीमा जी, समीर जी हाँ। बहुत हम लोग ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान कौन दे रहा था? देखिए, मैं 2-3 चीजें हमको बोल लेने दीजिएगा। वंदे मातरम पर वो लोग ज्ञान दे रहे थे, उस विचारधारा को मानने वाले जिन्होंने 50 साल तक, 52 साल तक अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। पुरानी वो बात लोग बोल रहे थे जो अपने, अब सुन तो लीजिए, अरे पुराने सवाल लगा भाई, करके हमको कितना इस पे बोलेंगे आप? नहीं, अरे मेरी बात सुनिए। वो लोग बोल रहे थे, पवन पटेल जी बीच में नहीं बोलेंगे। बोल रहे थे
वो नहीं, वो लोग रीमा जी बोल रहे थे जिन्होंने अपने पत्र ऑर्गेनाइजर में ये छापा था कि तिरंगा जो है एविल का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। वो लोग वंदे मातरम पे ज्ञान दे रहे थे जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, जिन्होंने वंदे मातरम कभी गाया नहीं। वो दूसरों को बता रहे थे कैसे गाना है। राम मंदिर पर वो लोग कह रहे हैं जो चंदा कौन हिंदू है, कौन अच्छा है, कौन कमजोर है, ये वो लोग बता रहे हैं जो प्रभु श्री राम का देवद्रव्य खा गए, जो निर्माण में कमीशन खा गए, जमीन में कमीशन खा गए, 2 करोड़ के 18 करोड़ इस तरह के रेशियो में खा गए, और जो चढ़ावा में चोरी कर ले रहे हैं वो बता रहे कौन हिंदू है, कौन राम रहेगा, कौन किसका रहेगा। महिला की सुरक्षा की बात, आधी आबादी की बात हो रही जिसपे आपने शुरू की। देखिए हमारे और इनमें अंतर क्या है। हम लोगों ने जब हमारे नेता सरकार में थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो हम 10-90 ले आए इसलिए कि हमारी महिलाओं बच्चियों के साथ ऐसी बातें होती थी जो पब्लिकली नहीं कह पाती थी, शिकायत नहीं कर पाती थी। उनकी गोपनीयता रखते हुए ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि वो फोन कर दे, उनकी पहचान गोपनीय रहेगी और स्टेप वाइज कार्रवाई होगी, चाहे उसको वार्निंग से लेकर के मुकदमा। अरे सुन लीजिए, व्यग्र मत होइए फिर बताइएगा। मैं बता रहा हूं, आप उन लोग हो ना कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले, आप वो लोग हो जो गुजरात के रेपिस्टों को जेल छूटते समय माला पहनाए, आप वो लोग हो जो हाथरस की बेटी को न्याय नहीं दे पाए, आप वो लोग हो जो बीएचयू में बच्ची को रेप कराते रहे और भारतीय जनता पार्टी का वो रेपिस्टों से प्रचार कराते रहे। आप क्या महिला सुरक्षा की बात करोगे? आप नारी बंधन फिर मुझे अब आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आज आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती है धर्मेंद्र सिंह जी कि आप लोग अपोज करने के चक्कर में कुछ भी अनशंट बोलते हो। अब तथ्य मांगो आपसे, रिसर्च मांगो आपसे, तो दे नहीं पाते हो। अब शो में कम से कम तथ्य लेकर के बैठा करो, उसको सबूत दिखाने पड़ते हैं शो में। अगर आपने ये जो तमाम बातें बोली हैं, बलात्कार ऐसा शब्द है उसको आप ऐसे ही बोल दोगे किसी के लिए भी? कुछ भी बोलोगे आप, रेप और ये रेपिस्ट और ये सब चीजें सोच समझ के बोलना चाहिए किसके लिए क्या बोला जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी हल्के में मत लीजिए हर चीज को। मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, कुछ भी बोलोगे। चैनल पे नहीं बैठा हूँ, नहीं क्या मैं राजू दास की तरह बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो हुआ घटना रेपिस्टों से बीजेपी ने प्रचार करवाया, रेपिस्टों के साथ बीजेपी खड़ी है, ये क्या आपने अंतशंट बोला है भाई? वाराणसी में ऐसे ही कुछ भी बोलोगे ना। डॉक्टर समीर सिंह जवाब दीजिए। वाराणसी की घटना एक मिनट, अब सुनिए जवाब। हमें लगता है कि धर्मेंद्र जी के पास कहने को कुछ नहीं है। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिन शब्दों से धर्मेंद्र जी का चेहरा काला हो जाएगा। इस नाते मैं एक निवेदन करना चाहता हूं धर्मेंद्र जी, आप जब आरोप लगाते हो तो तथ्यों को पहले जानो। आपके पास कोई तथ्य नहीं। बलात्कारी को आप तब तक जेल नहीं भेजे, गायत्री प्रजापति को, जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं बन गई उत्तर प्रदेश। आज जेल में कौन है? गायत्री प्रजापति है। जेल में गायत्री प्रजापति है जो अखिलेश यादव के आंखों का तारा था। धर्मेंद्र जी झूठ बोलना बंद करो आप। और अभी मैं सुन रहा था रीमा जी, ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। अयोध्या जिसको लेकर इतनी आपत्ति में है, दिसंबर 2023 में आईआईटी में आईआईटी की अच्छा, अपनी बारी में बोलिए। अब आपकी बात का जवाब आ रहा है तो सुन लीजिए ना। सुन लो ना, आपकी बात हो गई, सुन लो जवाब। जवाब सुनिए धर्मेंद्र जी, भाई इनकी आवाज डाउन कीजिए। डाउन कर दो आवाज। अयोध्या में जो दुखद घटना हुई थी, सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने उसकी जांच कराई। जो दोषी थे वो जेल भेजे गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई, आंदोलनकारियों को जेल में डाला। जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया था उनका मुकदमा अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में वापस लिया। जो राम मंदिर पर शौचालय बनाने की बात करते थे, जो राम मंदिर का विरोध करते थे, जो काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं, जो कुंभ का विरोध करते हैं, उनको जिन्होंने 5 पैसे नहीं दिया, कभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने गए, अरे अपने न गए, कम से कम डिंपल बहन को भेज देते, अपने बच्चों को भेज देते कि जाओ राम मंदिर का दर्शन कराओ। जिन लोगों ने राम मंदिर से परहेज किया, ठीक है, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है, लेकिन वहां से 100 किलोमीटर अयोध्या है। रीमा जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज तक राम मंदिर में दर्शन वो नहीं जाएंगे ना, वो नहीं जाएंगे, वो कह चुके हैं नहीं जा रहे हो। इसमें क्या बात है? कोई छुपा हुआ तथ्य थोड़ी ना है। राम मंदिर नहीं जाना उनको। अब बोलिए धर्मेंद्र जी।
कहाँ दर्शन करेगा या आपसे नहीं पूछेगा? क्या बीएचयू में आईआईटी की बच्ची के साथ जो रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, वो आपके लोगों ने किया कि नहीं किया? उसके बाद झूठ बोल रहे हो। सरकार किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, केस दर्ज हुआ, जेल गए, कानून ने अपना काम किया, ये नहीं बोलोगे ना आप? धर्मेंद्र जी आधी अधूरी जानकारी देते हो आप हमेशा चैनल पर बैठकर, ये गलत तरीका है ये वाला। सही तरीका ये है कि पूरा तथ्य बताना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए, चलिए महिलाओं पर आइए वापस, महिलाओं पर वापस आते हैं। धर्मेंद्र जी सुनिए, सुनिए, नॉन स्टॉप बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी आपकी। अब सुनिए, सवाल सुनिए धर्मेंद्र जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है समीर जी, एक सेकेंड। धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए कि मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, ये बरेलवी, उन्होंने कहा है कि 40,000 आप कह रहे हो महिलाओं को दोगे, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने 40 रुपए भी नहीं दिए और उन्होंने भर भर के आपको वोट दिया, जिताया। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात आती है तो समाजवादी पार्टी कभी भी साथ नहीं खड़ी होती। अब हिजाब हटाने की बात हो तो नहीं खड़ी होगी, स्कूल में पढ़ाई की बात हो तो नहीं खड़ी होगी। मतलब कट्टरपंथियों के साथ आप खड़े रहेंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं मुस्लिम, उनके लिए कभी कोई बात ही नहीं करते। अब बोलिए रीमा जी, तथ्यों पे बोलना। रीमा जी नहीं, अब हमारा एक तथ्य आप गलत कर दीजिए, मैं अपनी बात वापस कर लूंगा। नेशनल चैनल बैठा हूं, देखिए मैं कोई गलत बात समीर तरह नहीं कहता। समीर जी ने बोल दिया हमने 21 मिले बेच दिया, हमारे कार्यकाल में एक भी नहीं बिकी। आप अपना सही करिए। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, मैं बता रहा हूं, देखिए उनको जानकारी नहीं, न बिना तथ्य के बोल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं मुझे मालूम है, समीर की बी टीम हो करके भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। अच्छा, हमने कन्या विद्याधन, वो बी टीम हो गई, ये सही है। कन्या विद्याधन जो कुछ बोले वो बीजेपी की बी टीम। अब मेरी बात देखिए, अगर आप हमारी बात नहीं आने देंगी तो फिर हमको क्यों बैठाती? कन्या विद्याधन योजना हमने शुरू की। आंकड़ा बोलो ना, वो बी टीम है, ए टीम में क्या फर्क पड़ता है? हाँ। अरे भाई, मैं रीमा जी आंकड़ा ही बता रहा हूँ। हाँ, 10-90 हमने लगाया बच्चियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो पूरे प्रदेश की आधी आबादी के लिए था। कन्या विद्याधन दिया तो पूरे प्रदेश की आधी आबादी बच्चियों के लिए था कि उनको उनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रह सके। लैपटॉप बांटा तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब से तंग आ जाए अगर, वो किसके पास जाए? अब सुनिए, हिजाब पर भी आ रहा हूँ। स्कूल से उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाए, लेकिन हिजाब पर नहीं बोलेंगे, ये कहाँ से आ जाता है? हिजाब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई उनको करवानी नहीं है आपको, है ना? आप सुनिएगा तो कट्टरपंथियों के चंगुल से निकालो ना उनको। नहीं, माइंड से कट्टरपंथी तो हर तरफ है। कट्टरपंथी जो जहाँ कोई जुटा नहीं होगी, अपनी कमी को सुनना नहीं जाता है, वो सब ना आपकी सरकार है यूपी में, ना आपकी सीटें हैं यूपी में। शांत रहो ना थोड़ा सा। हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। रीमा जी, वो सारे लोग कट्टरपंथी हो, चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों, जो अपने अंदर की कमियों को सुनना नहीं चाहते हैं, उस पर क्रोध में आकर के अनूप जलूप किसी की गर्दन काटने, किसी की इनाम घोषित करने की बात करते हैं, वो सारे कट्टरपंथी। दूसरी बात, हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिसको दिक्कत है उनके रिचुअल से वो कोर्ट चला जाए, ऊपर चला जाए, जो आदेश करा गया पूरा देश मानता है, उसमें किसी को आपत्ति तो है नहीं। तो मनुस्मृति पे क्यों बोलोगे आप? राम मंदिर पे आप क्यों बोलोगे कि हॉस्पिटल बनने चाहिए? नहीं, राम मंदिर पे हॉस्पिटल बनते, राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर के फैसले से बना राम मंदिर, उस पे आप क्यों बोलोगे हॉस्पिटल बनना चाहिए? किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी दंगाई, किसी देश बांटने वाले के आदेश पर नहीं बना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। हाँ, इन लोगों ने स्वयंभू किसान पद के भंडारी बनके उसमें चोरी की, उसमें कमीशन खोरी की, उसमें जमीनों में कमीशन खोरी की, और देव द्रव्य में लगातार, एक बार नहीं लगातार महीनों चोरी करते रहे, और इनके जिम्मेदार लोग चोरी कराते रहे। और जब उस ट्रस्ट में केंद्र का भी प्रतिनिधि था, राज्य सरकार का भी प्रतिनिधि था, तो इसलिए होने दिया तो उसका पैसा इन्होंने पहुंचाया। 156 एकड़ जमीन, इस पर क्यों हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, स्कूल नहीं बनना चाहिए? आपकी नजरों में वक्फ की जमीन पर भी कुछ नहीं दिखाई देगा ना। ये 156 एकड़ जमीन दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है तो 2.77 एकड़ जमीन। अब इसका जवाब दे दीजिए, सीधा जवाब देना। सीधा जवाब। हाँ। आपको दिख रहा है तो हिजाब दिख रहा, 94,000 स्कूल बंद हो गए, आपको नहीं दिख रहा। क्या? भाजपा के बहुमंजिला दफ्तर बन गए, लेकिन 94,000 स्कूल बंद हो गए, ये आपको नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी के बैंक बैलेंस में दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस होता जा रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। वो 94,000 स्कूल जो बंद हो गए, हिजाब से ज्यादा जरूरी था कि वो 94,000 स्कूल चलते रहते, ये आपको नहीं दिखाई देगा। अब रही बात जो आप पूछ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जब जिस टाइप की परिस्थितियां थी, अगर उस कारण से 156
156 एकड़ में नहीं बना, इसलिए आप जस्टिफाई कर रहे हो कि राम मंदिर में चंदा चोरी होगा, इसलिए वो वहां 156 एकड़ में हॉस्पिटल नहीं बना, इसलिए आप जस्टिफाई कर रहे हो कि राम मंदिर को जो जमीन खरीदी जाएगी 2 लाख की खरीदे 4 लाख तो उसको जादुई तरह से 18 लाख में बेच दे, मतलब ये कमीशन थोड़ी भगवान के मंदिर में होगी। 156 ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना, 156 जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना, 56 तो बहुत कम होता है, 156 है वो। आप उस चीज का उत्तर नहीं दे रही हैं, आप कम से कम उसको पूछिए ना कि जहां पे गलत उसको पूछिए कि जब 2023 में महिला बिल पास हो गए तो आप एक बार बोलिए ना। चलिए समीर चौगावकर जी बोलिए। ओके समीर चौगावकर जी एक बार तो पूछ लीजिए। हाँ पूछ रहे हैं भाई, सुन लो ना अब। देखिए रीमा, 2025 में जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव को 37 सीटें मिल गई थी, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आ गई थी। अब अखिलेश यादव पीडीओ को भी अपने हिसाब से बदलते रहते, कभी पीछे पिछड़ा हो जाता है, कभी पीछे उनका पंडित हो जाता है, कभी ऐसे आदिवासी हो जाता है, कभी ऐसे अल्पसंख्यक हो जाता है। ब्राह्मण जानते हैं कि पीडीए का उनका जो वोट बैंक है वो पूरा दबा हुआ है, कुचला हुआ है, आपको दिक्कत क्या है? पूरी तरीके से आ रहे थे और अखिलेश यादव से मुसलमान वोट की चिंता कर रहा है। इनसे जो सवाल किया उसका जवाब लीजिए। नहीं लेंगे, बयान किया था कि गुम्बद पे चढ़ तो जाएंगे, उतर नहीं पाएंगे, मतलब किस तरीके से बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, ये बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ तो जाएंगे लेकिन उतर नहीं पाएंगे। ये मुलायम इसीलिए आप चंदा चोरी कर रहे हैं, इसीलिए आपको लाइसेंस मिल गया क्या चंदा चोरी का? देखिए अब थोड़ा सा ना सीरियस हो जाते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, एक मिनट सब चुप रहिए प्लीज, 1 मिनट सुनिए। समीर जी जो प्रश्न पूछा, ये जो माहौल बना रहे हैं ना बैठ करके राम मंदिर का, भगवान राम का, माँ सीता को बीच में ले आते हैं, सनातन को बीच में ले आते हैं, ये ना शीशा लेदर बंद करनी चाहिए आप लोगों को। ना आपने मस्जिद पर एक भी जवाब दिया, ना आपने मौलाना के बयान पर एक भी जवाब दिया, ना उनकी बेइज्जती पर एक भी जवाब दिया डिंपल यादव की, उस पर तो एकदम से चुप हो जाएंगे। हिजाब पर मुंह ही नहीं खुलेगा आपका, लेकिन राम मंदिर छवि खराब करनी है सनातन की, भगवान राम को बीच में लेकर के आना है, मंदिर गए नहीं है अभी तक, उस पर जवाब देंगे नहीं, लेकिन नेशनल टीवी पर बैठ करके भगवान राम को इस तरीके से बदनाम करेंगे और हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे। बहुत ही शर्म की बात होती है धर्मेंद्र सिंह और पवन पटेल। समीर सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो जिस प्रकार से ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, आप कल्पना करिए लोकसभा के अंदर पप्पू यादव ने जिस प्रकार से रामायण को लेके, भगवान के राम के चित्र को लेके जमीन पर पटक दिया। मैं चैलेंज करता हूं, उनकी मां ने अगर दूध पिलाया है तो मोहम्मद साहब और कुरान को भी हाथ में लेके एक बार जमीन पर पटक के दिखा दे। इनकी पतलूमें ढीली हो जाती है, इनकी पतलूमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की ढीली हो जाती है। इनकी हैसियत नहीं है कि एक बार सनातन का अपमान करते हैं, सीता को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, क्यों को गाली देते हैं, फांसी का अपमान करते हैं, कुंभ का अपमान करते हैं, और ये समाज देख रहा है। धर्मेंद्र जी एक सेकंड समीर जी प्लीज, एक मिनट धर्मेंद्र जी मुझे सीधा जवाब दीजिए, हिजाब पर आपका क्या कहना है? और डिंपल यादव की जो बेइज्जती एक मौलाना ने की है, उनकी गर्दन नहीं पकड़नेगी आपको? नहीं पकड़नी? गुस्सा नहीं आता आपको? रीमा जी, हिजाब पर हमको हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या जो लोगों को किसी के रिचुअल से आपत्ति है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाए, वो उसमें हमसे क्यों सवाल रहे हैं? इनकी सवाल है, जो करना वो करे। तो आप भगवान राम पर क्यों बोल रहे हैं? हम तो पूरे राम मंदिर पर क्यों आप बोल रहे हैं? देश की आधी आबादी, राम मंदिर पर भी पूरे चुप्पी साध देश की आधी आबादी और पूरे प्रदेश की आधी आबादी के इम्पावर्ड की चिंता करते हैं, समय समय पर काम किया, आगे भी करेंगे। ये झूठ बोलते हैं। आज योगी सरकार का 10वां साल है, अगर इनको महिलाओं की चिंता होती तो ये क्यों पहले नहीं दिए? अब क्यों घोषणा कर रहे हैं? पवन पटेल जल्दी से कंटिन्यू कीजिए, नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं पवन पटेल जी, नॉन स्टॉप बोलते हैं आप पूरे शो में, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। राम मंदिर पे हम चुप्पी साध लें, और जब राम मंदिर का ठेका मोदी जी ने लिया तब आप नहीं बोलती। हिजाब पर चुप्पी साध सकते हैं, अगर आप नहीं, एक धर्म का ठेका आपने नहीं लिया है, अगर बोलना है तो सब धर्मों पर बोलिए, वरना चुप रहिए। ये सनातन का आपने बोलने का उसके खिलाफ में कोई ठेका ले रखा है क्या पवन पटेल जी? ना आपको हिजाब की
लड़कियां दिखती हैं, वो जो मंच पर दिखाई दी राहुल गांधी के जो बेबस लड़कियां थी, वो सवाल पूछ रही थी कि हिजाब को लेकर भी कुछ बोलिए, उस पर तो आप चुप हो गए। बजरंग बली को क्यों नचा रहे उस पर नहीं बोलना बजरंग बली को आपको, अपनी रैली में नचा रहे उस पर आपको बोलना ही नहीं है। फिर आ गए सनातन पर गाली देने के लिए, फिर आ गए आप सनातन पर बोलने के लिए। हम चुप रहे, शर्म आनी चाहिए पवन पटेल जी। बहुसंख्यक मापदंड नहीं, एक सेकंड, चलिए कंप्लीट कीजिए समीर सिंह। चोरी हुई है, वक्त की बात है, समीर सिंह जी कंप्लीट कीजिए, सबकी आवाज म्यूट कर दीजिए। समीर सिंह जी बोलिए। हाँ, शर्म आना चाहिए चंदा चोरी करने वालों को। डॉक्टर समीर सिंह, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए समीर जी, आप तो बोलिए। रीमा जी, कांग्रेस को शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कभी भी रायबरेली और अमेठी में जाते हैं, पिकनिक मना के आते हैं, कभी अयोध्या आज तक नहीं गए। इन्हीं के नेता संघ प्रमुख गए वहां अयोध्या जाना, इसलिए चंदा चोरी कर रहा। क्या लॉजिक दे रहे हो यार? माँ सीता का अपमान करके आए थे अर्जुन सिंह। आज भी कांग्रेस माँ सीता का और राम का अपमान करती है, सनातन का अपमान करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलती है, मुसलमानों को खुश करने के लिए और मुसलमानों वक्त की बाधा है, मुझे अब ये शो नहीं खत्म करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप सब खास मेहमानों का शुक्रिया। सबसे बड़ी बात जैसे ही भगवान माँ सीता का नाम आता है तो इस सवाल पर सुनने की बजाय एकदम से कितना ज्यादा बोलने के लिए आतुर हो जाते हैं सारे नेता कांग्रेस के और सपा के। लेकिन बात जैसे ही मौलाना की आए, जैसे ही किसी और धर्म की आए, एकदम टाइट लिप्ड। चलिए, आप सभी का खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात 5 की पंचायत में और इसी मुद्दे के साथ हम लेते हैं विदा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।